और इसी की भाई जस्ट बाहर देखोगे ये क्या लगा रखे भाई, गोल गोल से बड़े बड़े से, ऐसा लग रहा है कोई न्यूक्लियर प्लांट टाइप का कुछ हो मतलब। तो भाई ये जो आप सामने देख रहे हो ना, यही एग्जैक्ट हाइपो सेंटर था, जिसका मतलब है जब अमेरिका ने नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, इसी जस्ट बिल्डिंग के ऊपर आसमान में 500 मीटर फटा था वो। सोचो, जमीन पे नहीं फटा, ऊपर से ही फटा था 500 मीटर। हिरोशिमा वाला 15 किलो टन का था, नागासाकी वाले 21 किलो टन का। जो आज के मॉडर्न एवरेज भाई न्यूक है ना, वो 100 से 800 किलो टन के होते हैं। और जो सबसे बड़ा बम अभी तक टेस्ट हुआ है ना, उसका नाम है टीसार बोम्बा, जो कि क्या था भाई 50,000 किलो टन भाई, 50,000 किलो टन, विच इज 50 मेगा टन। और ऐसा कहते हैं भाई ये जो हिरोशिमा और नागासाकी में यूज हुए थे ना बम, ये तो कुछ भी नहीं है। आज के जो वॉरहेड्स है ना भाई, उन वाले बम से 50-100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इमेजिन करो, तो जितनी भी बिल्डिंग्स का मलबा था, मेटल थे, ग्लासेस थे, वो इस तरह से भाई मिट्टी में धस चुके थे, मतलब पड़े हुए थे। देखो कितनी अलग अलग चीज़ें, और ये उसी टाइम का रियल है भाई जी, यहाँ प्रिजर्व करके रखा हुआ है रियल उस टाइम में। तो लोगों को भाई प्यास तो लगी रही थी गंदी वाली, उन्होंने वो बारिश का पानी पीना शुरू कर दिया, बट एक्चुअल में पता चला था भाई वो बारिश का पानी नहीं, वो एक एक तरह से एसिडिक रेन थी, जिसके अंदर काफ़ी रेडिएशन थी। इवन कई नालों में तो भाई मछलियाँ भी तैर रही होती है, इनकी अगर दिखेगी तो दिखाऊंगा आप। भाई इमेजिन कर पा रहे हो आप, ये वही शहर है नागासाकी, जहां पर आज से 80 साल पहले अमेरिका ने एटॉमिक बम या फिर न्यूक्लियर बम गिराया था। और इतनी गंदी तबाही हुई थी ना भाई। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों लौते शहर है पूरे वर्ल्ड के जहां पर आज तक एटॉमिक बम का यूज किया गया है। अमेरिका ने किया था, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान किया था। पूरी स्टोरी जानेंगे भाई इस एटॉमिक बॉम्ब की। हिरोशिमा में पिछली वाली सीरीज में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। आज एक्सप्लोर करने वाले हैं नागासाकी शहर को, कि भाई एटॉमिक बॉम्ब गिरने के 80 साल बाद नागासाकी शहर की क्या हालत है इस टाइम पे। और आपको कुछ पास्ट की चीजें भी ऐसी दिखाऊंगा, जब बॉम्बिंग हुई थी तो भाई क्या खतरनाक मंजर था, मतलब हेल बन चुका था एक तरह से ये। बाकी इस तरह का व्यू है हमारे एयरबीएनबी से, बीच में एक ये नदी सी बह रही है, उस तरफ भी कुछ बिल्डिंग्स है। अच्छा, नागासाकी शहर ना भाई थोड़ा पहाड़ों पे बसा हुआ है, ये देखो घर जो है ऐसे पहाड़ी पे है। और हमारे यहाँ से नागासाकी स्टेशन भाई 200-300 मीटर की दूरी पे है बस, मतलब जहाँ से मेजर जो बुलेट ट्रेन वगैरह चलती है ना, जैसे यहाँ से टोक्यो की, या जहाँ से हम आए हैं बेपू से। तो आज नागासाकी एक्सप्लोर करेंगे और कल निकलेंगे टोक्यो के लिए। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फिलहाल जापान के खूबसूरत शहर नागासाकी में, एंड आप देख रहे हो भाई जापान 2.0 सीरीज का एक और नया एपिसोड। तो पिछली बार जब मैं जापान आया था, जो जो सिटीज़ रह गई थी वो इस बार मैं ट्रिप में कंप्लीट करने वाला हूँ, और आज स्पेशली नागासाकी शहर को घूमें। ये हमारी एयरबीएनबी की बिल्डिंग है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको टूर दिया था, देख लेना। और इसी की भाई जस्ट बाहर देखोगे ये क्या लगा रखे भाई, गोल गोल से बड़े बड़े से, ऐसा लग रहा है कोई न्यूक्लियर प्लांट टाइप का कुछ हो। मतलब ऑब्वियसली वो नहीं है, कुछ और ही होगा, बट है क्या चीज़ ये नहीं पता चल रहा। एयरबीएनबी के जस्ट साथ में ये देखो पेट्रोल पंप है, और यहाँ पे कार वॉशिंग का भी है। देखो इस तरह से ऑटोमेटिक वाली मशीनें लगी होती हैं, स्लाइडिंग बबल करके, तो गाड़ी अपने आप इसमें जाती है। और ये जो 2 रोलर से आप देख रहे हो, ये देख रहे हो 3 है रोलर। अच्छा जी, तो अब ये बिल्कुल अच्छे से गाड़ी को साफ कर देगी। मस्त है ना ऑटोमेटिक सिस्टम, अंदर बैठे रहो गाड़ी के आराम से। तो 3 भी नहीं है, ये साइडों में भी है, देखो ये रे, इधर भी होगा उधर भी होगा, तो चमका देती है गाड़ी एकदम। सबसे पहले भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ हाइपो सेंटर पार्क। हाइपो सेंटर क्या, बेसिकली जिस एग्जैक्ट स्पॉट पे वो बम गिरा था ना, मतलब बम फटा था ऊपर आसमान में, उसी एग्जैक्ट स्पॉट पे इन्होंने एक जगह बना रखी है। तो वहाँ जाके वहाँ से जो है वो पूरी स्टोरी शुरू करेंगे भाई, क्योंकि एक बार आपको हिस्ट्री बताना ज़रूरी है, तभी आप समझ पाओगे कि क्यों हुआ था ये सारा सीन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, क्यों अमेरिका ने बम गिराए और उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। क्योंकि भाई अमेरिका ने जब फर्स्ट बम गिराया ना हिरोशिमा के ऊपर, और भाई नागासाकी में जो बम गिराया गया ना, वो अवॉइड किया जा सकता था, क्योंकि हिरोशिमा पे पहले अमेरिका ने बम गिराया। लेकिन अगर जापान सरेंडर कर देता ना उस टाइम, तो नागासाकी पे बम नहीं गिरता और काफ़ी लोगों की जान बच सकती थी। खैर पूरी स्टोरी बात करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ से ट्रैम स्टेशन जा रहा हूँ मैं, एक ट्रैम लेनी है मुझे। भाई जापान में कुछ ही ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे ट्रैम चलती है, जैसे टोक्यो वगैरह में आपको ट्रैम नहीं दिखेगी। ट्रैम क्या होता है, बेसिकली रोड के बीच में ट्रेन जैसी 1 या 2 या 3 डब्बों की, मतलब बस कुछ भी कह सकते हो आप उसे, पर वो पटरी पे चलती है। ठीक है, तो हिरोशिमा में भी थी और नागासाकी में भी है। तो मैंने कहा भैया फिर उसी से ट्रैवल करेंगे। हैं सबवे मेट्रो तो बहुत यूज़ कर ली हर जगह, अब थोड़ा ट्रैम में घूमा जाए। ये देखो भाई बीच में ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पर आगे, और ये सामने है उरागामी रिवर। तो इसके उस तरफ अपना एयरबीएनबी था, वो गोल सा डोम है जहाँ पर, और इस तरफ जाके कहीं पे ट्रैम स्टेशन ढूंढ रहा हूँ मैं। सामने देखो बिल्डिंग है भाई, पीस स्टेडियम के नाम से। हिरोशिमा में भी ना पीस वर्ड का यूज़ बहुत जगह किया हुआ है बिल्डिंग्स में, ऐसे ही यहाँ पे भी किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इन लोगों ने, या इन लोगों की जो पुरानी जनरेशन थी, दादा दादी वगैरह, जब बॉम्ब गिरा था
बहुत सा है भाई, बहुत गंदा। इवन बॉम्ब गिरने के 80 साल बाद भी लोग यहाँ पे अभी तक सफ़र कर रहे हैं एटॉमिक बॉम्ब की रेडिएशन से। मतलब कुछ लोग जो है वो हैंडीकैप पैदा हो रहे हैं, मतलब बच्चे जो है, ठीक है, कुछ की आई साइट्स बहुत ज़्यादा वीक है, कुछ के हाथ ही नहीं हो रहे थे, मतलब जब वो पैदा होते थे हाथ पैर ही नहीं थे उनके। तो ये सब रेडिएशन की वजह से हुआ था। कैंसर बहुत ज़्यादा फैला रेडिएशन की वजह से, और आगे भी जनरेशन वाइज जनरेशन फैलता ही जा रहा है। अब हालांकि काफ़ी मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही है इस सिटी में रेडिएशन, तो एज अ टूरिस्ट आना सेफ़ है आपके लिए। बट जो इन लोगों ने सहा है ना भाई, वो मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और नागासाकी ना भाई, आप देखोगे जापान के मैप में तो बिल्कुल नीचे साउथ साइड में है, तो इस वजह से ना बहुत दूर पड़ता है ये, और काफ़ी कम टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। हिरोशिमा तक तो फिर भी चले जाते हैं, स्पेशली इंडियंस, लेकिन नागासाकी में आप यूट्यूब पे भी देखोगे बहुत कम वीडियोस दिखेगी आपको। तो मैंने कहा यार इस बार आए हैं जापान तो नागासाकी भी देख के आना चाहिए, तो आ गया मैं। सबसे पहले भाई 7-Eleven आए, अपनी फेवरेट स्ट्रॉबेरी स्मूदी उठाते हैं, फिर उसके बाद करेंगे जर्नी शुरू। देखो यहाँ फ्रिज में पड़ी होती है भाई काफ़ी सारी अलग अलग स्मूदीज़। मुझे जो अच्छी लगती है ना वो ये है, स्ट्रॉबेरी विद मिल्क, नहीं सॉरी ये नहीं है, ये वाली है भाई। देखो इसमें लिखा भी हुआ है स्ट्रॉबेरी मिल्क, तो इसमें स्ट्रॉबेरी के पीसीज है और मिल्क के पीसीज है, मस्त एकदम टेस्ट होता है। प्लस भाई खाने पीने की भी बहुत चीज़ें आप ले सकते हो, हालांकि वेजिटेरियन चीज़ें बहुत कम मिलेगी आपको, ज़्यादातर नॉन वेज ही मिलेगा। बट देखो ऐसे केक वेक तो मिल ही जाता है, चॉकलेट वाला डोनट है यहाँ पे भी। देखो अंडे से रिलेटेड भी चीज़ें मिल जाती है अगर आप खाते हो तो सही है यहाँ पे ये अपना 7-Eleven तरह का स्टोर ना, अच्छी चीज़ें है। देखो केले वेले मिल रहे हैं बढ़िया। चलो इसकी बिलिंग करवाते हैं और स्मूदी रेडी करते हैं। इवन भाई जितने भी यहाँ पे इस तरह के स्टोर है ना, 7-Eleven, फैमिली मार्ट, सब में ऐसे प्रिंट आउट और फोटो कॉपी की शॉप होती, मतलब मशीन लगी होती है, अपना फ़ोन से प्रिंट कर सकते हो आप। इसमें 20 येन पर पेज है शायद ब्लैक एंड वाइट, और कलर्ड शायद 50 येन पर पेज है। तो मैंने अभी करवाया था थोड़े दिन पहले। और पावर बैंक का भी बहुत कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको पूरे जापान में ना, इस तरह से पेमेंट करो और पावर बैंक ले लो। फिर इस मशीन में देखो कप डाल दिया, ओके दबाऊंगा, फिर उसके बाद स्टार्ट दबाऊंगा और अपना स्मूदी बनना शुरू हो जाएगी। ये देखो पानी डलेगा इसमें थोड़ा सा और ग्राइंड कर देंगे। ये लोकेशन लगाई है मैंने हाइपो सेंटर पार्क की। ट्रैम से टोटल 21 मिनट दिखा रहा है, अभी 9 मिनट की वॉक करनी है, फिर ट्रैम पकड़नी है यहाँ से हमें, और उतर के फिर 3 मिनट की वॉक करनी है। लो भाई अपनी मस्त ठंडी ठंडी 7-Eleven स्मूदी रेडी है। भाई जब भी आप जापान आओ ना, 7-Eleven की स्मूदी ट्राई ज़रूर करना। कोई भी फ्लेवर कर सकते हो, बहुत सारे फ्लेवर हैं, बट करना ज़रूर। थोड़ी सी महंगी है, मतलब इंडिया का 200-250 रुपये की पड़ती है, बट एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना, मज़ा आ जाएगा। देखो वो सामने भाई ट्रैम स्टेशन है, लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब मैं ऐसे ऐसे रोड क्रॉस करके भाई सीधा सीधा वहाँ नहीं जा सकता, मुझे रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इस सीढ़ी पे चढ़ के सीढ़ी से पार होके फिर उस सीढ़ी से उतरना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भाई बस यहीं से आर पार कर लूँ। सब लोग रूल्स फॉलो करते भी है, कोई ज़बरदस्ती बीच से घुसता नहीं है भाई यहाँ पर। अच्छी चीज़ है जो कि ये देखो भाई एक ट्रैम आ गई है, पुराने ज़माने का ट्रैम का डब्बा लगता है बिल्कुल, देख रहे हो आप, और बिजली से चलती है ये। ऊपर ये जो तारे हैं इससे कनेक्टेड रहती है परमानेंट, और नीचे पटरी है, तो इसे ट्रैम बोलते हैं भाई। मस्त लग रही है ना, एक नंबर ट्रैम है ये। और शायद से अपने को भी भाई यही वाली लेनी थी, छूट गई, शेट यार। चलो कोई नहीं, 10-15 मिनट में एक और आ जाएगी। पर इस तरह का है देखो, सिंगल ही डब्बे का है, मतलब ऐसी मस्त तो रोड के बीच में ही चलती है, इधर भी गाड़ी है उस तरफ भी गाड़ी है और बीच में ट्रैम। नहीं भाई उधर वाली नहीं थी, इधर वाली है, अब आएगी 3 मिनट में। और देखो स्टॉप फॉर अकासाको और पीस पार्क, एटॉमिक बॉम्ब म्यूजियम, ये सब जगह जाने वाले हम। तो यहाँ वेट करते हैं भाई, यहाँ आएगी ट्रैम। उस तरफ देखो दूसरी भी आ गई इतने में। तो इस तरह की ट्रैम है भाई, खचाखच भरी पड़ी है ये, तो बैठने की थोड़ी बहुत जगह है और बाकी खड़े होके ही जा रहे हैं सब। मैं अभी यहाँ पे हूँ स्टेडियम सिटी साउथ वाले स्टेशन पे, और पीस पार्क में उतरना है। तो 1 2 3 4 5 6 स्टेशन। लो जी लो आ गई है अपनी ये वाली, इसी में अपने को चलना है। एक नंबर है इसका भी, मुझे लगा था वो वाली है, ये है लेकिन। तो भाई देखो इस तरह की ट्रैम है, आगे अपने ड्राइवर भाई साहब बैठे हुए मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं, कब रेस बढ़ानी है कब ब्रेक लगानी है। तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है, ड्राइवर जो होते हैं वो ही भाई कंट्रोल करते हैं। और आप स्क्रीन पर देखोगे भाई 150 येन फिक्स फीस है इसकी बड़े लोगों के लिए, और बच्चों के लिए इतनी है। तो आप चाहे एक स्टेशन उतरो, 2 उतरो, 10 उतरो, 20 उतरो, जितने भी स्टेशन उतरो, 150 येन फिक्स आपको देने पड़ेंगे, इंडिया के लगभग 80 रुपये। ये सामने मशीन लगी हुई है भाई, इसमें सिक्के डालने उतरते टाइम। लो भाई लो पहुँच गए अपने वाले स्टेशन पे, लेट्स गो। ये वाली मस्ती लग रही है ना, थोड़ा सा इस पर रैप वैप चढ़ा रखा है ना, बढ़िया है। ये लिखा भाई पीस पार्क 120 मीटर उस तरफ है, और मेन हाइपो सेंटर देखना में। ट्रैम आ रही है भाई देखो, अब ये रुक जाएगी तो मैं क्रॉस कर लूँगा ये फटाफट से।
लाल बत्ती ग्रीन बत्ती नहीं है यार, यहाँ क्रॉसिंग के लिए होनी चाहिए थी वैसे देखा जाए। चलो कोई नहीं यार, मतलब कमाल है भाई, इतनी डिस्ट्रक्शन हुई थी इस एरिया में, क्योंकि हाइपो सेंटर जस्ट वो सामने ही है, मतलब बम थोड़ा सा ऊपर ही गिरा था यहीं पे। और सोचो भाई क्या मंजर होगा उस टाइम पे। और अब देखो मस्त एकदम भाई, सरकार ने बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बना दी, रोड बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ट्रैम मेट्रो बस सब कुछ चल रही है भाई। कमाल ही हो गया। मतलब गिर के उठना तो कोई जापान से सीखे, सेम हिरोशिमा में था, सेम यहाँ नागासाकी में है। पूरे देश में इतने भूकंप आते रहते हैं, कभी सुनामी आ जाती है, फिर भी भाई गिर के खड़े हो जाते हैं लोग, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वापस से बना लेते हैं, ज़िंदगी जीने लग जाते हैं नॉर्मल। अलग ही लोग हैं भाई सही में। तो ये 6 जगह है अभी आसपास यहाँ पे दिखाने के लिए। उराकामी कैथेड्रल है, एक स्कूल बिल्डिंग है, पी स्टैचू है, ग्राउंड लेवल एट द टाइम ऑफ एटॉमिक बॉम्ब है, एटॉमिक बॉम्ब हाइपो सेंटर जिसके लिए मैं अभी आया हूँ फिलहाल, और नागासाकी का एटॉमिक बॉम्ब म्यूजियम में भी जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। ये भाई इस पूरे पीस पार्क का नक्शा है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। बेसबॉल फील्ड भी है, रग्बी सोकर फील्ड भी है, टेनिस कोर्ट भी है भाई, आर्चरी रेंज भी है, देखना बहुत कुछ है इस पे। तो ये है भाई पूरा का पूरा पार्क, और इस तरफ भी देखो। चलो वहाँ चलते हैं पहले। तो भाई ये जो आप सामने देख रहे हो ना, यही एग्जैक्ट हाइपो सेंटर था, जिसका मतलब है जब अमेरिका ने नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, इसी जस्ट बिल्डिंग के ऊपर आसमान में 500 मीटर फटा था वो। सोचो ज़मीन पे नहीं फटा, ऊपर से ही फटा था 500 मीटर। तो ये जो आप पिलर जैसी दीवार देख रहे हो ना भाई खड़ी हुई है, यहाँ पर एक्चुअल में ना उराकामी कैथेड्रल हुआ करता था, मतलब चर्च हुआ करता था, और जस्ट चर्च के ऊपर ये बम फटा था 500 मीटर। तो अब आप देखो पूरा चर्च तो भाई गायब हो गया, सिर्फ उसकी एक ये दीवार खड़ी रह गई बस। देख रहे हो, बस ये बचा हुआ है भाई, बाकी सब कुछ ख़त्म, टाटा। ये ऊपर इस तरह के देखो स्टैचू बने हुए थे, ईंटों की दीवारें हैं, नीचे कुछ पिलर है, ये बस ये इतना सा स्ट्रक्चर बचा हुआ है भाई, ये लिटरली बाकी सब खत्म हो गया उस बम ब्लास्ट से। बाकी जापान में आप देखोगे ना भाई, क्रिश्चियनिटी बहुत कम है, बहुत कम। कैथेड्रल वगैरह आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन नागासाकी में क्यों दिखते हैं उसके पीछे की भी एक स्टोरी है, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले भाई थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि ये बॉम्बिंग वगैरह का क्या सीन है, कब हुई, क्यों करी अमेरिका ने, उसकी स्टोरी सुनो आप। line from the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. तो यार ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की। उस टाइम पे ना 2 ग्रुप्स बटे हुए थे, एक था एक्सिस पावर्स, एक था एलाइड पावर्स। एक्सिस पावर्स में आती थी जर्मनी, इटली एंड जापान जैसी कंट्रीज, और एलाइड पावर्स में थी यूएसए, सोवियत यूनियन जो आज का रशिया है, एंड ब्रिटेन। अब उस टाइम पे ना देखो एक तरफ हिटलर था जो यूरोप के देशों पे अटैक करके कब्जा कर रहा था वहां पे, एंड ऐसा ही सेम ना एशिया में जापान कर रहा था। अब वैसे तो ना अमेरिका इस वॉर में घुसना नहीं चाहता था, बट ये सब देख के उसने सोचा कि कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि जापान को रोका जा सके। तो अमेरिका ने क्या किया, जो ऑयल एक्सपोर्ट होता था ना अमेरिका से जापान में, उस पे बैन लगा दिया। वैसे तो ना जापान का जो 80% तेल था वो अमेरिका से ही आता था, बट स्टिल भाई जापान इस बैन की वजह से ना तो रुका ना ही डरा। उन्होंने सोचा कि अमेरिका ने भले ही बैन लगा दिया, चलो मलेशिया एंड इंडोनेशिया पर कब्जा करते हैं और वहां से जो तेल निकलेगा ना उसको यूज करेंगे। एंड जापान का जो गोल था ना पूरे, देखो जापान को ना ये अच्छे से पता था कि अगर वो फिलीपींस पे कब्जा करेंगे तो अमेरिका पक्का जो है वो कुछ ना कुछ अटैक करेगा। तो उन्होंने क्या किया, 7 दिसंबर 1941 को जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर बेस पर अटैक कर दिया, जिससे ना जापान अपनी एयरफोर्स से बम गिराता है, एंड 19 यूएस नेवी शिप, 188 एयरक्राफ्ट एंड 2000 से ज्यादा यूएसए सोल्जर्स मारे जाते हैं। एंड ये सब करने के कुछ ही घंटे बाद जापान सीधा फिलीपींस पे कब्जा कर लेता है। एंड ये सब होने के बाद ना ऑफिशियली अमेरिका भी जो है वो जापान के खिलाफ वॉर शुरू कर देता है, एंड वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट बन जाता है। और इसी के साथ साथ भाई ब्रिटेन एंड चाइना भी जापान के अगेंस्ट हो जाते हैं। बट उसके बाद 1945 तक इटली और हिटलर जो जर्मनी का था वो सरेंडर कर देते हैं, बट जापान नहीं मानता भाई सरेंडर करने से, क्योंकि उस टाइम के जो जापानीज राजा थे ना हिरोहितो, उन्होंने जापानीज लोगों का काफी ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया था कि ये राजा ना भगवान की देन है, तो जो भी वो कहते हैं लोग उस पर बिलीव करते थे। और तो और भाई जो भी इस वॉर को अपोज करता था ना जापान में, उसको मार दिया जाता था। फिर उसके बाद अमेरिका एंड जापान के बीच में फुल स्केल वॉर हुआ। अमेरिका ने अपनी आर्मी भेजी थी, बट जापानीज ने हार नहीं मानी, एंड बहुत ही गंदे वाला वॉर हुआ जिसमें 12,000 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स की डेथ हुई एंड 50,000 से ज्यादा इंजर्ड हुए।
साथ ही साथ 11,000 जापानीज सोल्जर्स भी मारे गए थे उस वॉर में। एंड देन अमेरिका ने सोचा ऐसे तो हमारे बहुत सोल्जर्स की जान जाएगी, बिकॉज जापानीज तो हार ही नहीं मान रहे। तब जाके 16 जुलाई 1945 को फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया जाता है अमेरिका में, एंड ये टेस्ट सक्सेसफुल भी होता है। उसके बाद 26 जुलाई 1945 को अमेरिका के प्रेसिडेंट अनकंडीशनल सरेंडर डिमांड करते हैं जापान से, एंड अगर जापान ऐसा नहीं करता तो दिस विल मीन द इनएविटेबल एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ जापानीज आर्म फोर्सेस। बट ये जो पूरा डॉक्यूमेंट था ना भाई, उसमें ऐसा कहीं भी ये बताया नहीं गया था कि अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक कर देगा। और भाई उस टाइम तक तो जापानीज को पता भी नहीं था कि एटम बॉम्ब जैसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है इस दुनिया में। और देन इसके 3 दिन बाद 29 जुलाई 1945 को जापान ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, और इसी वजह से 3 अगस्त 1945 को अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ऑथराइज किया कि अब जापान पे हम एटॉमिक बॉम्ब गिराएंगे। देन उसके 3 दिन बाद 6 अगस्त 1945 को बोइंग B-29 प्लेन से सुबह 8:16 पे हिरोशिमा सिटी के ऊपर से लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाता है। ये बॉम्ब ना भाई 43 सेकंड्स तक हवा में रहा एंड जमीन से अराउंड 600 मीटर ऊपर ही फट गया। एंड बॉम्ब फटने के बाद ना कुछ ही सेकंड्स में लोगों को एक व्हाइट फ्लैश दिखा, जिससे उन्हें दिखना बंद हो गया। एंड बॉम्ब की आवाज इतनी तेज थी कि कई लोगों को तो परमानेंट हियरिंग लॉस हो गया था। इसके अलावा जमीन पर 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो गया था, जिसकी वजह से लोग इंस्टेंटली जलकर वेपराइज हो गए। यहाँ भाई आपने बिल्कुल सही सुना, लिटरली लोगों की बॉडी जो है वो ऐसे भाप में बदल गई थी। एंड बॉम्ब गिरते ही ना इंस्टेंटली 80,000 लोगों की डेथ हो जाती है। हालांकि ये डेथ का नंबर आगे जाके और बढ़ता ही जाता है। हिरोशिमा की ऑलमोस्ट 70% बिल्डिंग्स जो है वो खत्म हो गई थी, आसमान में पूरा काला काला हो गया था उस टाइम पे। एंड कहा जाता है कि 8:16 पर जब बॉम्ब गिरा ना तो घरों की क्लॉक्स भी जो है वो 8:16 पर ही रुक गई थी। बॉम्ब फटने के बाद ना लोग लिटरली भाई प्यास की वजह से पानी के लिए तरस रहे थे। एंड 30 मिनट बाद ही ना बारिश होना शुरू हो जाती है, तो लोगों को प्यास तो लगी रही होती है। लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए वो बारिश का पानी पीने लगते हैं, बट एक्चुअल में वो भाई नॉर्मल पानी नहीं था, ये एक एसिड रेन थी जो कि बॉम्ब फटने की वजह से हुई थी। एंड जो बॉम्ब की रेडिएशन थी ना भाई, उसकी वजह से भी डेथ तो आने वाले टाइम में और ज्यादा हुई है काफी, जो 80,000 मैंने बताया उससे भी कहीं ज्यादा। एंड भाई आप बिलीव नहीं मानोगे, इतना सब होने के बाद भी जापानीज एम्परर ने जो है वो सरेंडर नहीं किया और ये कहा कि जस्ट एक बॉम्ब ही तो गिरा है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो इसके 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने सेकंड एटॉमिक बॉम्ब गिराया नागासाकी सिटी में, एंड इस बॉम्ब का नाम था फैटमैन। ये बॉम्ब ना भाई और भी ज्यादा पावरफुल था एज कम्पेयर टू जो हिरोशिमा में गिरा था, और इस बॉम्ब की वजह से नागासाकी में 40,000 लोगों की डेथ हुई। दोनों बॉम्ब अटैक में टोटल मिला के 2 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वो मारे गए थे, जिसमें से 95% लोग ना आम आदमी थे। एंड ये सब होने के बाद भाई तब जाके जापान ने डिसाइड किया कि अब वो अगर सरेंडर नहीं करेंगे ना तो अमेरिका एक एक करके सारे सिटीज में जो है वो बॉम्ब से अटैक करता रहेगा। फिर एक मीटिंग की जाती है जापान में, जिसमें वोटिंग होती है। 3 लोग जो है वो सरेंडर करने के अगेंस्ट होते हैं। जी हाँ भाई, इतना कुछ होने के बाद भी 3 लोग अगेंस्ट थे, एंड 3 लोग ही जो है वो सरेंडर करने के सपोर्ट में होते हैं। इसलिए जो फाइनल डिसीजन होता है ना वो जापानीज एम्परर से पूछा जाता है, एंड फाइनली भाई वो मान जाते हैं सरेंडर करने के लिए। उसके बाद 15 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो खत्म हो जाती है। अच्छा एक मिस्टेक हो गई है भाई, एक्चुअल में जो कैथेड्रल था ना वो यहाँ पे नहीं, हाइपो सेंटर से 500 मीटर की दूरी पे था। ये इस तरह का कैथेड्रल था। तो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद कुछ इस तरह सा मंजर हो गया था, और इस वाले पोर्शन को जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे अभी है, इसको रीलोकेट किया गया, मतलब वहां से उठा के यहाँ पे रखा गया ताकि वहाँ पे नए कैथेड्रल का बिल्ड शुरू कर सके और इसको एज अ प्रेयर के लिए यूज कर सके उनके लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी एटॉमिक बॉम्ब में। तो ये पूरा लिखा हुआ है भाई, आप पढ़ सकते हो। अच्छा जो हिरोशिमा में भाई बॉम्ब गिरा था ना वो एज कम्पेयर टू नागासाकी वाले बम से थोड़ा छोटा था, मतलब कि कम पावरफुल था। पावरफुल तो था बट इससे कम था। स्टिल आप देखोगे ना डेथ जो है भाई वो हिरोशिमा में ज़्यादा हुई थी, डिस्ट्रक्शन हिरोशिमा में ज़्यादा हुआ था एज़ कम्पेयर टू नागासाकी। उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ आपको डिटेल में। तो जो भाई हिरोशिमा में बम यूज़ हुआ था ना उसका नाम था लिटिल बॉय, और वो था भाई 15 किलो टन ऑफ TNT। एंड जो नागासाकी में बम यूज़ हुआ उसका नाम था फैट मैन, जो कि क्या था 21 किलो टन ऑफ TNT, यानी कि 6 किलो टन का फर्क था भाई दोनों बम में। और 1 किलो टन अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सप्लोजन होता है इक्वल टू 1000 टन्स ऑफ TNT के। तो जो मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ना भाई वो हंड्रेड्स ऑफ किलो टन्स में मेजर किए जाते हैं, या इवन मेगा टन्स में भी। जैसे 1 किलो टन में 1000 टन होता है, ऐसी 1 मेगा टन में भाई 1000 किलो टन होता है, विच इज अराउंड 10 लाख टन भाई साहब। और ऐसा कहते हैं भाई ये जो हिरोशिमा और नागासाकी में यूज हुए थे ना बम, ये तो कुछ भी नहीं है। आज के जो वॉर हेड्स है ना भाई उन वाले बम से 50-100 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इमेजिन करो उन बम्बों ने इतनी तबाही मचाई। अगर आजकल के वेपन्स गलती से भी किसी कंट्री ने चला दिए जिनके पास है,
तो भाई किस लेवल की गंदी तबाही हो सकती है। हिरोशिमा वाला 15 किलो टन का था, नागासाकी वाले 21 किलो टन का। जो आज के मॉडर्न एवरेज भाई न्यूक है ना, वो 100 से 800 किलो टन के होते हैं। जस्ट इमेजिन भाई, नागासाकी वाला 21 और आजकल 800 किलो टन तक। और जो सबसे बड़ा बम अभी तक टेस्ट हुआ है ना, उसका नाम है टीसार बोम्बा, जो कि कहता भाई 50,000 किलो टन, भाई 50,000 किलो टन, विच इज 50 मेगा टन। और ये सोवियत यूनियन ने 1961 में टेस्ट किया था, हालांकि आज तक यूज नहीं किया। यूज तो खैर अमेरिका ने किया है 2 बार बस, वो भी जापान के ऊपर ही, इसके अलावा कभी यूज नहीं हुआ। और मैं प्रे करूंगा भाई जिंदगी में कभी हो भी ना यूज, कभी किसी भी कंट्री पे। तो ये जो सोवियत यूनियन ने टेस्ट किया भाई, 3000 गुना ज्यादा पावरफुल है हिरोशिमा वाले से। इवन जब इसकी टेस्टिंग हुई ना भाई, उस टाइम पे कई किलोमीटर दूर तक के भी घरों की शीशे टूट गए थे, सोचो टेस्टिंग में ही। बाकी अभी 2026 की बात करें तो रशिया और यूएसए के पास सबसे ज्यादा एटॉमिक बॉम्ब है। रशिया के पास एस्टिमेटेड भाई 5500 टोटल न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, और सेकंड नंबर पे यूएसए है जिसके पास 5000 से ज्यादा वॉरहेड्स है। अगर आप रशिया और यूएसए के टोटल वॉरहेड्स को कंबाइन कर दो ना, तो भाई वर्ल्ड के 85 to 90% न्यूक्लियर वेपन होते हैं। मतलब सोचो 90% वेपन्स तो इन दोनों देशों के पास ही है, न्यूक्लियर वाले। हाँ, तो हमारा मेन मुद्दा ये था कि जो हिरोशिमा पे गिरा वो था 15 किलो टन, यहाँ जो गिरा वो था 21 किलो टन। फिर भी यहाँ पे डेथ कम क्यों हुई, तबाही कम क्यों मची? तो हिरोशिमा जो है ना भाई, वो काफ़ी प्लेन एरिया है, और उसके सिटी सेंटर पे एम किया गया था, एक टी शेप ब्रिज था, उसके ऊपर फोड़ा गया था। लेकिन नागासाकी के केस में आप देखोगे, मैंने आपको बताया था कि नागासाकी सिटी ना पहाड़ पे बसी हुई है, तो ऐसे स्टेप वाइज घर बने हुए हैं सबके, फिर एक दूसरे पहाड़ पे है, उसके पीछे पहाड़ पे है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ ना, जब बम ब्लास्ट हुआ तो जो हीट और रेडिएशन है ना, वो एकदम फ्लैट फैल नहीं पाई जैसे कि हिरोशिमा में फैली। पहाड़ों ने रोक लिया उसका इम्पैक्ट, इसलिए भाई काफ़ी कम मौतें हुई यहाँ पे। और एक्चुअल में नागासाकी पे गिरने का टारगेट नहीं था ये बम, एक कोकूरा करके सिटी है वहाँ पे गिरना था, बट उस टाइम पे ना बादल इतने ज़्यादा थिक हो रखे थे कि जो प्लेन बॉम्ब कैरी कर रहा था ना, वो 3 किलोमीटर नॉर्थ में जो है वो ड्रॉप करके गया बॉम्ब को। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था नियर द मित्सुबिशी स्टील एंड आर्म्स वर्क। तो हिरोशिमा में देखा जाए तो एक तरह से रेजिडेंशियल एरिया था, सेंटर था, वहाँ पे फाड़ा गया। पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी, क्योंकि कई लोग ऐसे हिल्स पे रहते हैं, कोई वैली में रहता है, कोई बीच में रहता है, तो सब बटे हुए थे लोग यहाँ पे दूर दूर, और उनके तक इतना इम्पैक्ट नहीं पहुँच पाया जितना हिरोशिमा में ज़्यादा दूर तक फैला। नागासाकी के टोटल लैंड एरिया की बात करें तो अराउंड भाई 405 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये शहर। पॉपुलेशन अराउंड यहाँ पे भाई 4 लाख लोग रहते हैं। एंड भाई यहाँ की पॉपुलेशन ना काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जापान में एजिंग पॉपुलेशन ट्रेंड है, मैंने आपको पहले ही बताया था। शादियाँ नहीं कर रहे हैं ज़्यादा लोग यहाँ पे, बच्चे भी नहीं हो रहे हैं, इसलिए मतलब जो एज है वो बड़े लोगों की ओल्ड एज की तरफ जाते जा रहे हैं, और नए बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा नागासाकी को ना भाई फेमस क्रिश्चियन सिटी भी बोला जाता है। वैसे तो ज़्यादातर 80 to 85% पॉपुलेशन यहाँ पे बुद्धिज्म या शिंटो रिलीजन फॉलो करती है, लेकिन भाई अराउंड 10 से 15% लोग यहाँ के क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, जो कि बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ इन जापान। मतलब बाकी सिटीज़ में आपको ज़्यादा क्रिश्चियंस दिखेंगे नहीं, लेकिन नागासाकी में बहुत दिखेंगे। उसके पीछे का रीज़न है 1500s में ना यहाँ पे पोर्टुगीज मिशनरीज आए थे, जिन्होंने यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को काफ़ी ज़्यादा फैलाया। तो ये यहाँ का मेन हाइपो सेंटर मोन्यूमेंट है, इस तरह से देख सकते हो आप, जापानीज़ में लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये हाइपो सेंटर भी था। इसी के जस्ट साइड में मैंने आपको दिखाया वो कैथेड्रल का पिलर या दीवार जो बची थी, वो लाके यहाँ पे रखी गई। अब इधर देखोगे, यहाँ पे है भाई ग्राउंड लेवल एट द टाइम ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग, जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग। तो नीचे चल के देखते हैं भाई, यहाँ पर भी है कुछ। तो देखो भाई, बॉम्बिंग होने के बाद इस तरह का मंजर था कुछ, आसपास सारी बिल्डिंग भाई तहस नहस हो चुकी थी, और इधर भी ना कुछ रखा हुआ है, देखो उसी टाइम का प्रिजर्व करके आपको दिखाता हूँ मैं। ये है भाई ग्राउंड लेवल एट द टाइम ऑफ एटॉमिक बॉम्बिंग। तो देखो भाई, इस तरह से जब बॉम्बिंग हुई ना, उसके बाद जो ज़मीन थी, तो जितनी भी बिल्डिंग्स का मलबा था, मेटल थे, ग्लासेस थे, वो इस तरह से भाई मिट्टी में धंस चुके थे, मतलब पड़े हुए थे। देखो कितनी अलग अलग चीज़ें, और ये उसी टाइम का रियल है भाई, जी यहाँ प्रिजर्व करके रखा हुआ है रियल उस टाइम में। कांच की बोतलें दिख रही है मुझे, ये देखो मेटल के थोड़े बहुत पीसीस दिख रहे हैं। इधर देखो ये चाय का कप जैसा कुछ है, एक ये मेटल का औजार है पकड़ने वाला। बेसिकली बिल्डिंगों के नीचे का है ये पूरा मैटर, देखो इस तरह से लगता था। स्टेट ऑफ द ग्राउंड अनअर्थ ड्यूरिंग, बेसिकली बिल्डिंगों के नीचे इस तरह से हो गया था भाई पूरा। बाकी देखो इस तरह से ना रंग बिरंगे से ये ओरिगैमी होती है, मतलब कागज से बनाई जाती है, ये लोग यहाँ पे टांगते थे, मतलब अभी भी टांगते हैं ऐसे। देखो उधर हिरोशिमा में भी और यहाँ नागासाकी में भी कई लोग जो यहाँ पे आते हैं ना जापानीज भाई, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं लिटरली। हो सकता है उनके फैमिली में से किसी ने अपनी जान गंवाई हो, या कुछ भी इफेक्ट हुआ उन पे, या अपने सिटीजन्स के लिए ही सोच के भाई कई रोने लग जाते हैं लोग यहाँ पर। ये ग्रुप आया है शायद से पूरा, कहीं कॉलेज वॉलेज का कोई, या फिर 100% चाइनीज़ लोग होंगे भाई। इतना पैसा है चाइनीज़ लोगों के पास, 30-40 लोगों का ग्रुप
घूमने जाता है इंटरनेशनल। बाकी जब 50 साल हुए थे ना एटॉमिक बॉम्बिंग में, तो इस तरह का एक ये मोन्यूमेंट सा बनाया गया यहाँ पर। इसमें दिखाया गया है कि एक औरत या लड़की छोटे से बच्चे को लेके जा रही है, क्योंकि भाई जब एटॉमिक बॉम्ब गिरा था ना उस टाइम पे 70% लोग जो थे यहाँ पे वो छोटे बच्चे, औरतें और बूढ़े लोग थे। तो और यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है इस तरह से 1945 और 11:02 पे बम फटा था यहाँ पर। तो एक ये मोन्यूमेंट बना रखा है इसी पार्क में। अब वैसे मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी, तो उस टाइम की जो जापानीज़ हुकूमत थी ना भाई, वो भी कोई दूध के धुले नहीं थे। उन्होंने भी पूरे दुनिया भर में बहुत सारे कांड किए बड़े बड़े। बट मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ने जो किया वो सही था, ऑब्वियसली ये करना नहीं चाहिए था। पर जापान भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा दूध का धुला हुआ था नहीं उस टाइम पे। एक स्टैचू भाई देखो यहाँ पे भी बना हुआ है, पता नहीं है किस चीज़ का, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कहीं पे भी इंग्लिश में, जो लिखा है जापानीज़ में लिखा है। और यहाँ भी देखो वो रंग बिरंगे से कागज़ से बने हुए टांग रखे हैं। सेम भाई इसी के साथ में देखोगे यहाँ भी एक मोन्यूमेंट सा बना हुआ है। अगेन यहाँ भी कुछ भी इंग्लिश में नहीं लिखा, सब कुछ जापानीज़ में है। शायद वहाँ लिखा होगा, देख के आता हूँ। नहीं भाई यहाँ भी जापानीज़ में ही है सब कुछ। और टांग तो यहाँ भी रखा है देखो, बाकी पता नहीं भाई कैसा है। बाकी भाई ऊपर म्यूज़ियम है, वहाँ भी चलते हैं। देखो यहाँ पे भी बना रखा है इन्होंने इस तरह से भाई, बच्चे, बूढ़े लोग, औरतों का। अगेन भाई सब कुछ जापानीज़ में लिखा है। नहीं ये है ना शायद इंग्लिश में लिखा है, पर मिट्स आ गया है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। ये इतना पार्ट इंग्लिश में ही है पर पढ़ा भी नहीं जा रहा मेरे से। तो म्यूज़ियम चलता है, ये रहा भाई, 6:30 बजे तक खुला रहता है। इधर से भी आप जा सकते हो, एलिवेटर लगा हुआ है इन केस अगर आप व्हील चेयर पे हो या ऊपर चढ़ नहीं सकते। हम तो चढ़ सकते हैं भाई, तो सीढ़ियों से चढ़ के टिकट लेते हैं इसकी ज़रा। ऐसा ही म्यूज़ियम हिरोशिमा में ही बना हुआ था, वहाँ की भी मैंने टिकट ली थी। टिकट काउंटर कहाँ पे है, लिखा तो हुआ है सामने भाई, ये इन्फॉर्मेशन सेंटर है। यहाँ देखो भाई वो कागज़ का बना हुआ कितना कुछ मिल रहा है, ये सब आप शायद ख़रीद सकते हो यहीं से। इस तरह से देखो ये भी बना हुआ है गोल्डन कलर का, यहाँ पे ये अलग अलग कलर के बने हुए मस्त, देख रहे हो भाई, सब छोटे छोटे भी है कितने। टॉयलेट है इधर। बाकी भाई टिकट है यहाँ की 200 येन, विच इज़ काफ़ी सस्ती है, 120-130 रुपये। और हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। नीचे जाना पड़ेगा क्या टिकट के लिए? ये तो भाई लगेज लॉकर है, नीचे ही जाना है भाई, नीचे है टिकट काउंटर। उन्होंने देखो कितना यूनिक बना रखे हैं, ऐसे राउंड सा रास्ता है और ना यहाँ पे ईयर लिखे हुए है, 2000 लिखा है ये देखो, फिर 1995, 1990, 1985, मेरे ख्याल 2000 में ये बना होगा पूरा। और पूरी नीचे तक 1945 तक की एक तरह से टाइम लाइन लिख रखी है, खाली मतलब ईयर वाइज। पूरी डिटेल तो ऑब्वियसली अंदर पता चलेगी म्यूज़ियम में। वहाँ पे कई लोगों के रियल कपड़े, बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपको दिखाऊंगा, दिल दहल जाएगा आपका। कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी है भाई जो मैं कैमरा में दिखा भी नहीं सकता, वरना यूट्यूब वीडियो ही हटा देगा, वो इतनी सेंसिटिव चीज़ें हैं। तो जो जो पॉसिबल होगा आपको दिखाऊंगा, वरना फुल देखने के लिए आपको खुद ही आना पड़ेगा भाई हिरोशिमा नागासाकी। क्योंकि रियल लोगों की जो स्किन जल गई थी, मांस लटक गया था, वो सब फ़ोटोज़ भी हैं, तो वो सब दिखाना ठीक भी नहीं है वीडियो में। प्लस यूट्यूब की भी पॉलिसीज़ ऐसी है थोड़ी सी कि वीडियो हट जाएगी, उससे अच्छा ना ही दिखाऊँ। देखें तो पूरा ये ओरिगामी का ही बना हुआ है, रस्सी सी कागज़ से पूरा पूरा। जापान में काफ़ी फेमस है ये, ओरिगामी बोलते थे ना शायद से। आ गया भाई नीचे टिकट काउंटर, यहाँ से ख़रीद लेते 200 येन की टिकट। यहाँ पे भी ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है, इंग्लिश सेलेक्ट करा, एक एडल्ट चूज़ किया, फिर यहाँ पे अपना सिक्के डाल दिए, 100 के 2, ये दिखा दिया इसने। चलो जी अब टिकट प्रिंट होके आ जाएगी ये रही, बस हो गया काम, है ना इजी एकदम। बाकी आप भाई ऑडियो गाइड भी ले सकते हो, देखो इतनी सारी लैंग्वेज में, हिंदी नहीं है इसमें कहीं भी, बट 160 येन में बाकी ले सकते हो। चलो भाई टूर हो गया पूरा। जैसे कि मैंने बोला था, कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, जो रियल विक्टिम्स थे उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोस थी कि शरीर पूरा जला हुआ है, फेस पे बिल्कुल ही मतलब स्किन लटक चुकी है, हाथ की स्किन लटक चुकी है, इतनी ज़्यादा हीट थी, 4000 डिग्री सेल्सियस, आप इमेजिन कर ही सकते हो। तो वो सब मैं ऑब्वियसली नहीं दिखा सकता था आपको, तो आपको उसके लिए खुद ही आना पड़ेगा एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर। बट भाई सही में यार, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मेरे को देख के ही इतना वो हो रहा है, दिल दहल सा जा रहा है। जो लोग एक्चुअल में थे, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, या उनकी आगे की फैमिली,
भाई क्या बीती होगी उन पे। चाइनीज रेस्टोरेंट है भाई आसपास ना काफ़ी सारे, ये देखो लिखा हुआ, मतलब नागासाकी में चाइनीज लोगों का इन्फ्लुएंस अभी भी है यहाँ पे काफ़ी। अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ भाई, तो भाई 1600 से 1800 के बीच में ना जापान में एक पॉलिसी लाई गई जिसमें फॉरेनर्स का जापान में आना बिल्कुल बैन कर दिया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट को ना यहाँ पे डर था कि क्रिश्चियनिटी बहुत तेज़ी से फैल रही थी, प्लस यूरोपियंस यहाँ पे आ रहे थे, तो उनको पॉलिटिकली मतलब लोगों को वो इन्फ्लुएंस ना करे, तो इस चीज़ का डर था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ही सिटी ऐसी खोलेंगे जहाँ से ना कंट्रोल्ड वे में लोगों को आने दिया जाएगा अच्छे से सब कुछ देख दाख के। और वो सिटी नागासाकी थी, क्योंकि एक तो हार्बर सिटी थी, दूसरा चाइना के काफ़ी पास थी, तो इसी वजह से यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा काफ़ी। अभी भाई करंटली आप घर देख सकते हो नागासाकी में कुछ इस तरह के हैं, कुछ आपको पुरानी कंस्ट्रक्शन भी दिखेगी, कुछ ऐसी ऊंची नई नई बिल्डिंगें भी दिखेगी, बट ये प्रॉपर एक रेजिडेंशियल एरिया है। और बीच में देखो एक ऐसे नाला सा कैनाल सा बह रहा है, जहाँ का भाई पानी कितना साफ़ है कि नीचे सरफेस तक दिख रहा है भाई। हालांकि पेड़ पौधे काफ़ी उगे पड़े हैं, बट पानी भाई बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई गंदगी नहीं, मतलब किसी ने कोई कूड़ा कचरा नहीं फैला रखा है यहाँ पे। और इतना पानी साफ़ है कि नीचे ज़मीन दिख रही है, वो देखो पत्थर वगैरह है ना। इवन कई नालों में तो भाई मछलियाँ भी तैर रही होती है इनकी, अगर दिखेगी तो दिखाऊंगा आपको। गाड़ियाँ भाई बिल्कुल प्रॉपरली पार्क्ड दिखेगी, कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी नहीं खड़ी करता कोई। जो अब बॉक्स बना हुआ है पार्किंग का देखो, एग्जैक्ट वहीं पे पार्क करते हैं, भले ही 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन पार्किंग परफेक्ट करके जाते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती है भाई, जो देश के लोगों में अगर होना तो उस देश को महान बना देती है, स्पेशली इस तरह से। अब कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो देखो ये प्रॉपरली भाई इस तरह के बैरिकेड लगा रखे हैं कंस्ट्रक्शन साइट को रोड से अलग करने के लिए, ताकि कोई गलती से चला ना जाए, लग वग ना जाए किसी के। जापान जैसे देशों में ना इंसान की जान की इतनी ज़्यादा वैल्यू है, इतनी ज़्यादा कीमत है कि इनकी सरकार से, इनके लोगों से जो बन पड़ता है ना भाई, ये लोग करते हैं कि किसी की जान ना जाए बस। भले ही वो रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, 1-2 किलोमीटर पहले ही भाई बैरिकेडिंग शुरू कर देते हैं, ताकि कोई गाड़ी एकदम से तेज़ी से आके ठुक ना जाए या किसी वर्कर को ना उड़ा दे। तो समझ रहे हो ना आप कितनी वैल्यू है। और कंस्ट्रक्शन साइड में प्रॉपर भाई प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, हेलमेट हो गया, जैकेट्स हो गई, मैंडेटरी है। और एक्चुअल में ना लोग पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डर के मारे नहीं कि रूल ब्रेक होगा, चालान होगा, खुद से ही भाई लोगों के अंदर ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि लोग फॉलो करते हैं चीज़ें। यहाँ से भाई ऊपर जाना है, एक और लोकेशन यहीं पे है। देखो जैसे कि मैंने बताया था पहाड़ी पे है ये पूरा शहर बसा हुआ, तो इनके नीचे की कंस्ट्रक्शन देखोगे ना आप, तो ऐसे नीचे गैराज बना रखा है गाड़ी के लिए, और थोड़ी सी बिल्डिंग जो है वो उठा के बना रखी है ऐसी। देखो उन्होंने अपने स्लोप के हिसाब से, ताकि ऊपर की बिल्डिंग स्ट्रेट रहे बिल्कुल ऐसी, सामने वालों ने। तो उनके पास कम जगह थी, वो गैराज नहीं बना पाए, इनके पास नीचे स्लोप ज़्यादा था, तो इन्होंने गैराज बना लिया यहाँ पे, है ना। और ये देखो भाई बिल्डिंग, मतलब फुल्ली डेवलप हो चुका है भाई ये शहर 80 साल बाद बॉम्बिंग के। और जब ब्लास्ट हुआ ना भाई यहाँ पर, तो 134 लोग जो थे प्रिजन में वो सारे के सारे मर गए, जिसमें से 18 एम्प्लॉय थे, 35 पब्लिक हाउसिंग रेजिडेंट थे, 81 जो है यहाँ के कन्विक्ट्स थे, 32 चाइनीज थे जिनमें से, और 13 कोरियन भी थे भाई। जितनी भी वुडन बिल्डिंग थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी जल के खाक हो गई भाई। लगभग 500-600 मीटर की दूरी पे एक और पार्क है यहाँ पर, यहाँ भी कुछ चीज़ें है, जैसे कि है बड़ा सा भाई पीस स्टैचू, देखो कितना बड़ा है। ओए होए भाई साहब, वही तो मैं दूर खड़ा हूँ, पास जाके पता चलेगा, बहुत ह्यूज है। यहीं पे भाई आइसक्रीम मिल रही है 350 येन की, थैंक यू। ये देखो भाई पूरा फूल बना के दिया है ऊपर का, मस्त सी लग रही है देखने में भाई। ये स्टैचू ना 1955 में बनाया गया था, 10 साल बाद बॉम्बिंग के, और 10 मीटर का ही है ये ऐसे ब्रॉन्ज स्टैचू। तो ये देखो इस तरह से भाई साहब, यहाँ भी देखो जगह जगह पे वो पेपर वाले टांग रखे हैं। नीचे इसके भाई ऐसे फाउंटेन सा बना रखा है पानी वाला, और ये है भाई स्टैचू। यहाँ भी सब कुछ जापानीज़ में लिखा है, देखो ये भी जापानीज़ में इस तरह का स्टैचू है। बैठने के देखो भाई कितने मस्त बना रखे हैं यहाँ पे पेड़ के नीचे। हालांकि पत्तियाँ झड़ चुकी है, ये चेरी ब्लॉसम का पेड़ होगा पक्का, यहाँ पे झड़ गई है ना। अगर आप फरवरी एंड मार्च के स्टार्टिंग में आओगे तो यहाँ चेरी ब्लॉसम के आपको काफ़ी पेड़ दिखेंगे, किधर, नागासाकी में। और ये जो आप एरिया देख रहे हो ना भाई, ये रूइंस है, यहाँ पे उस टाइम का जेल हुआ करता था जब बॉम्बिंग हुई। नाम था इसका द उराकामी ब्रांच प्रिजन। ये प्रिजन जहाँ पे बम फटा ना, उससे अराउंड 150-200 मीटर नॉर्थ में था। और इसकी भी भाई कोई भी बिल्डिंग बची नहीं, सिर्फ ये आपको जो नीचे दिख रही है ये बेस है उस बिल्डिंग का, और पूरी बिल्डिंग भाई तहस नहस हो चुकी है। और जितना भी वुडन स्ट्रक्चर था वो भी सब का सब एकदम राख हो गया है। तो सोचो भाई जब बॉम्बिंग हुई तो इसके अंदर लिटरली प्रिजनर्स थे, यानी कि कैदी थे, और वो भाग भी नहीं सकते थे। देखो ऐसा हो गया था पूरा, तबाही हर जगह, कुछ भी नहीं बचा था। जैसे अभी आप देख रहे हो, बस नीचे के रूइंस ही बचे थे। अब तो घास वास उगा दी, वरना उस वक्त तो सारा भाई मलबा ही मलबा था यहाँ पर। बाकी एक ये घंटी सी बना रखी है यहाँ पे भाई, पीस बेल। ऊपर देखो 4 पुतले से है और बीच में घंटी है इस तरह से।
शायद ये बजती भी होगी, रस्सी बांध रखी है ना उसकी वहाँ पे, तो इसको बजाने का वहाँ होगा कुछ ना कुछ तरीका। ये रस्सी सी है जो शायद इससे बजती है। एक ये फाउंटेन ऑफ पीस है, मतलब पानी का फाउंटेन बना रखा है यहाँ पे इस तरह का। तो हुआ क्या था ना, उस वक्त बेसिकली जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो लोग ना भाई मतलब इतनी हीट जनरेट हो गई थी, लोगों को प्यास लगने लगी, लोग लिटरली पानी के लिए भीख मांग रहे थे। और उसके बाद क्या होता है कि जब भी ऐसा कुछ न्यूक्लियर वो होता है ना, हिरोशिमा में भी और यहाँ पे भी, बारिश होना शुरू हो गई थी। तो लोगों को भाई प्यास तो लगी रही थी गंदी वाली, उन्होंने वो बारिश का पानी पीना शुरू कर दिया। बट एक्चुअल में पता चला था भाई वो बारिश का पानी नहीं, वो एक तरह से एसिडिक रेन थी जिसके अंदर काफ़ी रेडिएशन थी। तो उन्होंने वो पी लिया और उनकी बॉडी के लिए और ज़्यादा हानिकारक हुआ। पूरे जापान से डोनेशन लेके ये फाउंटेन यहाँ पे बनाया गया है। बेसिकली जो भी लोग उस वक्त मरे थे उनकी आत्मा की शांति के लिए, मतलब पानी मांग रहे थे ना, क्योंकि वो लो ये आ गई अपनी ट्रैम जो हमें होटल के पास तक ले जाएगी। लेट्स गो जी। अलग अलग कलर की है इनकी सारी ट्रैमें, देखोगे ना, कोई अलग कलर है, कोई अलग कलर है, मतलब किसी में कुछ अलग एक तरह के रैप हो रखा है। तो इस तरह की है भाई, अंदर से देखो। चलो इस वाले स्टेशन से तो अपना होटल लगभग 300 मीटर की दूरी पे है पैदल बस। तो ये थी भाई नागासाकी सिटी। ऑलमोस्ट भाई सारी चीजें मैंने दिखा दी जो मेन थी यहाँ की। कुछ बच गई होगी तो पता नहीं भाई। वैसे आप देखोगे भाई डेवलपमेंट फुल हो रखी है यहाँ पे, पता ही नहीं चलेगा कि आज से 80 साल पहले कोई एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था यहाँ पे। और ये ट्रैम का कॉन्सेप्ट ना मुझे भाई बहुत बढ़िया लगता है। मतलब फायदा क्या है ना इसमें कि रोड पे ही है बिल्कुल, जैसे कहीं पे भी आपको जाना है तो स्टेशन इसके बिल्कुल पास मिलेंगे। जबकि जो सबवे या मेट्रो होती है उसमें भाई अंडरग्राउंड जाओ, इतना लंबा सीढ़ियाँ चढ़ के उतर के, लेकिन इनमें लफड़ा नहीं है। ये देखो मस्त रोड पे ही चल रही है, अपना यहीं से चढ़े और यहीं से उतर गए, है ना मज़ेदार। बाय बाय टाटा सी यू। बस इनमें ये है कि आप बड़ा लगेज वगैरह लेके घुस नहीं सकते, बहुत भीड़ होती है, क्योंकि बैठने की तो थोड़ी सी जगह, लोग ज़्यादातर खड़े रहते हैं और यहाँ के लोग ट्रैम ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, इसलिए आपको बैठने की जगह मिले बहुत कम चांसेस है। बट ठीक है चलो, कल तो हमें अब यूज़ करनी नहीं हो। ये देखो ये थोड़ी मॉडर्न है भाई, ये 2-3 डब्बों वाली है, छोटे छोटे 3 डब्बे थे इसमें भाई साहब। मॉडर्न भी चल रही है, एवरेज बीच वाली भी चल रही है और काफ़ी पुराने टाइम की भी चल रही है। सब तरह की ट्रैम है यहाँ पे। मैं कह रहा था हमारा तो कल जो ट्रेन है यहाँ से टोक्यो के लिए है, वो नागासाकी स्टेशन से, तो पास ही है वो, तो पैदल चला जाऊंगा। चलो भाई ग्रीन लाइट हो गई, बड़ी देर से वेट कर रहा था मैं। बाकी भाई कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा हम काफ़ी सारा सामान ले आए थे एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि अपने अपार्टमेंट में किचन है। तो आज भाई हम पास्ता बनाने वाले हैं, पास्ता या मैक्रोनी समझ लो, कुछ भी बॉयल करके उसे प्याज टमाटर का तड़का मसाला लगा के, मैगी मसाला लाया हुआ हूँ इंडिया से, मस्त एकदम बढ़िया से बन जाएगी पास्ता। सुबह आलू के परोंठे बना लिए थे, वो खा के आ गए थे। अभी फ़िलहाल जाके प्रिपरेशन करेंगे पास्ता बनाने के लिए, या आलू का मिक्सचर भी पड़ा हुआ है सुबह का, थोड़े से सैंडविच भी बना सकते हैं। चलो जी चलो, पास्ता उबाल के तो रेडी कर दिया है। ये देखो पास्ता मैक्रोनी जो भी समझ लो भाई, कौन सा हम वाइट सॉस रेड सॉस बना रहे हैं, नॉर्मल मसाले वाला पास्ता बनेगा। तो इसमें उबाल लिया था, अब इसमें पका लेंगे। यार वाइट वाले प्याज ना थोड़े से तो अजीब लगते हैं, बट यहाँ पे सुपरमार्केट में लाल वाले मिले नहीं तो ज़बरदस्ती लाने पड़े। ठीक है चलो, पकने के बाद इतना फील होता नहीं है, मेन कच्चे में अजीब सी मेरे को तो उसमें लाती है वाइट वाले में। चलो जी भाई मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया, 2-3 मिनट और अच्छे से इसको पका लेते हैं, फिर उसके बाद ये डाल देंगे पूरी ओवर पास्ता इसी में। लो जी लो, फाइनली पास्ता अपना रेडी। गैस करते हैं बंद। मस्त लग रहा है, थोड़ा गिलगिला सा ये वाला पास्ता ना, इनका रस्सी जैसा, इंडिया में मैंने देखा नहीं है ऐसा। मेन तो खेल सारा मसालों का होता है और मसाले हम इंडिया से लेकर आए जो, तो टेस्ट ओवरऑल बढ़िया बना। चलो